सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत को एक बार फिर कोरम पूरा न होने पर सुबकी का सामना करना पड़ा। इजलास में दोबारा गिनती के बावजूद कोरम मुकम्मल न हुआ, जिस पर इजलास कल शाम तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास कल शाम तक मुलतवी करना पड़ा है। कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत को एक बार फिर कोरम पूरा ना होने पर सुबकी का सामना करना पड़ा। पहले इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो कोरम की निशानदही की गई। 12 अरकान के साथ इजलास शुरू हुआ, जिसके बाद कोरम पूरा होने तक इजलास को मुलतवी किया गया। मगर एक बार फिर कोरम पूरा ना होने पर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। इजलास में दोबारा गिनती के बावजूद भी कोरम मुकम्मल ना हुआ, जिस पर इजलास कल शाम तक मुलतवी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या वजह है कोरम दोबारा से जब कोशिश की गई फिर भी पूरा ना हो सका? बहुत शुक्रिया अली। आज कौमी असेंबली का एक अहम इजलास होना था जिसमें अवामी इशूज़ और अवामी मसाइल पर बात होनी थी, मगर हुकूमती और अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं उनकी दिलचस्पी आज के इजलास में खुलकर सामने आ गई। इजलास जब पैनल ऑफ चेयर अमजद नियाजी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो पूरे ऐवान में 342 के ऐवान में सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबरान मौजूद थे, जिनमें 8 अपोजिशन के और 4 हुकूमती मेंबरान मौजूद थे। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये हाल है हुक्मरानों का, जब अपनी मर्जी होती है और जब अपने मर्जी के बिल पास करवाने होते हैं तो तमाम तर मेंबरान को मुकम्मल करते हैं, मगर जब अवामी मसाइल पर बात हो तो कोई भी मेंबर इजलास में नहीं आता। जिसके बाद आगा रफ़ीउल्लाह ने कोरम की निशानदही की। कोरम की निशानदही के बाद जो रुकन है अमजद नियाजी, जो पैनल ऑफ चेयर थे, उन्होंने इजलास को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया और अरकान को बुलाने के लिए घंटियाँ बजाएगी। 15 से 20 मिनट का वक्फा हुआ। वक्फे के बाद एक बार फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इजलास का कोरम एक बार फिर नामुकम्मल निकला। जिसके बाद अमजद नियाजी ने इजलास को जो है वो कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। जिसके बाद अपोजिशन और हुकूमत के रहनुमाओं की जो दिलचस्पी है जो अवामी मसाइल और अवामी इशूज़ की, वो आज के इजलास में वाज़ेह नज़र आई कि 342 के ऐवान में सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबरान जो थे वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद थे। जी, सिर्फ 12 अरकान ही कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद थे। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान, शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली का इजलास कोरम की नज़र हो गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिससे कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया। हुकूमत का कहना है कि नंबर कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि अवाम पर टैक्स लगाना हो तो हुकूमत कोरम पूरा कर लेती है। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं कौमी असम्बली इजलास के हवाले से, जहाँ पर कोरम की ये इजलास नज़र हो गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिससे कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। हुकूमत का कहना है कि नंबर कभी कम और कभी ज़्यादा होते रहते हैं। जबकि अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक है। पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक है। पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पीडीएम सरबराही इजलास में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा, जबकि मिनी बजट से पैदा सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा पीडीएम इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अहम तरीन इजलास जो है वो 25 जनवरी को तलब कर लिया है। हमारे राय के मुताबिक इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत के साथ साथ इन हाउस तब्दीली के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में आइंदा की हुकूमत अमली पर गौर होगा, जबकि सरबराही इजलास जो है वो दोपहर 3 बजे मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट चक शहजाद में होगा। इजलास में मनी बजट के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा और हुकूमत मुखालिफ जो अपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है मार्च के महीने में, उस मार्च की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया जाएगा और मुश्तरका तौर पर हुकूमत मुखालिफ जलसों और रेडियो के हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल होगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। एमएनए नूर आलम खान को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। सीनियर पीटीआई क़यादत ने बयान देने पर नूर आलम खान से वजाहत तलब करने का फैसला किया है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक नूर आलम खान को शोकास नोटिस जारी करेंगे। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो रुकने कौमी असम्बली है नूर आलम खान, जिन्होंने ऑन द फ्लोर जो है स्टेटमेंट दी थी कि आगे की जो नशिस्तें हैं उनको इस सेल पर डालना चाहिए, इस तरह के जो मामलात हैं
ये डिस्कस हुए हैं, ये इनकी स्टेटमेंट। और सीनियर क़यादत ने मामले का नोटिस लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं पार्टी के परवेज़ खटक, उन्होंने नूर आलम खान को शो का नोटिस जारी वो करेंगे। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शो का नोटिस जारी करने का फैसला किया जा चुका है और परवेज़ खटक ने उसके बाद जो है इससे वजाहत भी तलब की जाएगी इनके बयान के हवाले से नूर आलम खान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको कराची से खबर दें, जहां पर गार्डन में OMI अस्पताल में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से झुलसकर एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, जबकि अस्पताल में दाखिल और दीगर मरीजों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाने लगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जिसका इलाका है गार्डन। यहाँ पर OMI अस्पताल में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से झुलसकर एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? दानियाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। OMI हॉस्पिटल में इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त OMI अस्पताल जो थाना नबी बख्श की हुदूद गार्डन में वाक़ है, उसमें आग लगी थी। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का दौरान ये गुजर चुका है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल भी इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जैसे इत्तला मिली तो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक बाउजर गाड़ी को रवाना किया गया था। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची उस वक्त तक इस आग लगने के नतीजे में एक शख्स झुलस कर जाँ बहक, जबकि एक दूसरा शख्स जो है वो झुलस कर शदीद ज़ख्मी हो गया था, जिसे सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। OMI अस्पताल है और वेल्डिंग के दौरान चिंगारियाँ निकलने से ये आग फैली, जिसने शिद्दत इख्तियार की। और इस वक्त रेस्क्यू के रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ज़ख्मी और जाँ बहक शख्स की लाश निकाली है। बताएगा किस तरीके के अंदर मनाजिर थे, क्या क्या देखा आपने? मतलब जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो आग लगी हुई थी और हमने एक शदीद जला हुआ था, मतलब उसको उठाया, हमने बंस रोड शिफ्ट किया, फिर दूसरा हमने निकाला, वो भी पूरा मकसद जला हुआ था। उसको फिर हमने रोका, अपनी गाड़ी में शिफ्ट कराने के बाद अभी उसको हमने सिविल बंस रोड शिफ्ट करा दिया। जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू के रज़ाकार हैं जिन्होंने एक शख्स की लाश शदीद झुलसी हुई हालत में निकाली और एक शदीद ज़ख्मी हालत में झुलसे हुए शख्स को निकाल के सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएंगी कि अस्पताल इंतज़ामिया ने किस तरीके से ये तमाम आग लगी, लोगों की जानें ज़ाया हुई। और साथ ही साथ जब ये आग लगी तो इस OMI अस्पताल के अंदर जो मरीज़ थे या उनकी अयादत के लिए जो आए हुए अफराद थे, उन्हें भी सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसके बायस ज़ख्मियों को और जो मरीज़ जो अंदर थे उनको दीगर वार्ड में मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने तरबेला डैम मुतासरीन का 60 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने मुतासरीन के क्लेम्स के खिलाफ वापडा की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। अदालत ने मुतासरीन को मुआवजा मुतबादिल ज़मीन की अदायगी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में तरबेला डैम मुतासरीन के क्लेम से मुतालिक अपील पर समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि पॉलिसी के मुताबिक तरबेला डैम मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन नहीं मिली। 206 मुतासरीन को देने के लिए कितनी ज़मीन दरकार है, जिस पर वकील वापडा ने कहा मुतासरीन को देने के लिए 5000 एकड़ ज़मीन दरकार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म दिया कि वापडा रास्ता निकाले और मुतासरीन की तलाफी करे। भाषा डैम मुतासरीन के साथ भी वापडा ने मामला तय किए थे। 12 एकड़ अराजी के लिए 1,07,000 मुआवजा ना होने के बराबर है। आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ मजीद बढ़ा दिया। वफाकी बजट पेश होने के बाद से अब तक 11वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत में अब तक कितनी बार और कितना इजाफा हुआ है, तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा। जब से वफाकी बजट पेश हुआ है अब तक जो है 11 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा चुका है। जून 2021 से अब तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है 39 रुपये 27 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है।
पेट्रोल की अगर बात करें तो इसका इतना ही है 39 रुपये 27 पैसे। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसमें 33 रुपये 86 पैसे आ रहा है। लाइट डीजल और मट्टी के तेल में भी 36 रुपये से ज़्यादा का इजाफा इन दोनों में किया गया है। दूसरी तरफ जो सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो बताया जा रहा है कि आली मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा है, इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन आवाम ये सवाल कर रही है कि क्या ये कीमतें दोबारा भी नीचे आएंगी या नहीं, क्योंकि चीन से जो बरामद होने वाला जो तेल जो पेट्रोलियम मसनूआत था उसमें 10% से ज़्यादा का जो बचत होनी थी, जो कि पास होनी थी आवाम को, वो भी नहीं हुई। उसकी अलग से तहकीकात हो रही हैं, लेकिन अब तक की अगर बात करें तो 39 रुपये 27 पैसे तक का रिकॉर्ड इजाफा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 मरतबा इजाफे के बाद जो है ये रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुंच चुकी है। और यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्ट और आवाम तमाम तबके जो हैं वो इस पर सरापा एहतजाज हैं और परेशान भी हैं कि 39 रुपये 27 पैसे तक जो है कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफा है वो टैक्सेस की मद में है, लेवी है, ड्यूटीज़ वसूल की जा रही हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला हाउस जाने का इशारा भी दे दिया है। आपको बताएं कि सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। धरने की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने में आज 18वीं रात आ गई है। जमात इस्लामी का ये धरना 31 दिसंबर से जारी है। इस दौरान 2 बार हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। एक बार हुकूमती टीम यहाँ पर आई थी, जबकि एक बार जमात इस्लामी का वफ़द जो सिंध असम्बली गया था। बताया जाता है अब से कुछ देर बाद जमात इस्लामी का वफ़द जो है एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए जाएगा, क्योंकि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनकी बात को कंक्रीट तरीके से मान नहीं लिया जाता वो यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। बल्कि आज तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अगर आज के मुज़ाकरात के बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि हुकूमत सीरियस नहीं है तो फिर शहर की तमाम बड़ी अहम शाहराहों पर धरने दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर ख़वातीन का धरना जो है वो प्लान किया हुआ जमात इस्लामी ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मजबूर ना किया जाए कि उनके पास CM हाउस जाने का ऑप्शन भी मौजूद है। जमात इस्लामी ने एतवार के रोज़ शाहराह फैसल पर एक तारीखी मार्च करके इस बात को साबित किया कि उसके पास स्ट्रीट पावर भी है और वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी दे सकती है। जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं, कुछ मामला तो बातचीत जारी है। आज या कल मुज़ाकरात के अंदर जो है वो अहम पेशरफ्त होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास कोरम की नज़र हो गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिससे कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया। हुकूमत का कहना है कि नंबर कभी कम ज्यादा होते रहते हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि अवाम पर टैक्स लगाना हो तो हुकूमत कोरम पूरा कर ही लेती है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नंबर पूरे नहीं कर सकी सर, सेशन मुलतवी हो गया सर। अच्छा, तत्काल तो पूरे हुए हैं, रोज कभी हो जाता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, इसमें क्या? सर कह रहे हैं हुकूमत सीरियस नहीं है सर। किस में है सर? जब वज़ीर आज़म आए सर सारे आ जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए सर। जूते पड़ते हैं, अभी भी सीरियस नहीं है। अपोजिशन पे तो होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, क्योंकि सारा काम तो उन्होंने चलाना है। और जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं इंटरेस्ट लेकर क्या करूँगा? बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं, बिजनेस तो उन्होंने लेके आना है, मैंने तो लेके आना। देखें, हुकूमत सीरियस नहीं है, हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं है। जब इनको फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, या अगर इनके मुफादात जब आवाम के ऊपर इन्होंने महंगाई का तूफान करना हो, तो फिर तो ये इनके मेंबरान आ जाते हैं और पीछे बैठ के डेस्क बजा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं और खुशामदीद कर रहे होते हैं। जब आवाम के मुफाद में इजलास हो तो ये पोजीशन होती है। जब जब इनको कोई धमकी दी जाती है या फ़ोन आता है तो ये यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इनका अपना गवर्नमेंट का बुलाया हुआ इजलास, गवर्नमेंट का दिन है, उनका बिजनेस है, उनके बिल्स हैं एजेंडा के ऊपर, तो ये आते नहीं हैं। इनको ये पता नहीं कौन से बिल्स हैं और इनको एजेंडा का पता नहीं होता। मतलब जिस लेवल पे आज असेंबली की कार्रवाई और मेंबरान की जो प्रायोरिटी है वो बहुत अफसोसनाक है। आपको बताएं कि कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ ER546 में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ़नी खराबी पैदा हो गई। बोइंग 737 तैयारा 14,000 फीट बुलंदी पर था। अचानक फ़नी खराबी पैदा हुई। कप्तान ने हिफाजती इक़दाम के तहत तैयारे को वापस कोयटा एयरपोर्ट उतार लिया।
नवाज शरीफ के रास्ते में हायल रुकावटें हट जाएं तो वो बाइज्जत बरी हो सकते हैं। गैर आईनी तरीके से ना आना चाहते हैं, ना किसी को भेजना चाहते हैं। शेख रशीद रोज कहता है कि हमारे सर पर हाथ है। इमरान खान के सर से हाथ उठ जाए तो ये 2 घंटे की मार है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का शेखुपुरा में इमरान भगाओ रैली से खिताब, कहा हम कहते हैं हाथ हटा लो, मुनसिफाना इंतखाबात होने दो। शेख रशीद रोज कहता है कि जनाब हमारे सर पर हाथ है। मैं कह रहा हूं ये हाथ अपनी जगह जाए, ये हाथ किसी के सर पे ना हो। हम कहते हैं हाथ हटा लो, हम कहते हैं मुनसिफाना इंतखाबात हो लेने दो, हम कहते हैं नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें आईन कानून के मुताबिक हटने दो। फिर देखो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा, फिर देखो ये कौम जवाब क्या देगी, फिर देखो कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हम गैर कानूनी तौर से इमरान खान को भी हटाना पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते, मगर तुम इसके सर से हट जाओ, ये 2 घंटे की मार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जस्टिस गुलजार अहमद यकम फरवरी को जो है वो ओहदा छोड़े हैं, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो तैनात हो चुके हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेट बैंक के बिल पर बहस करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमने मईशत दूसरों के सुपुर्द कर दी, मुल्क के अवाम मजीद तकलीफ का शिकार होंगे। अगर इस बिल के तमाम मामलात अवाम के सामने नहीं रखे तो ये बिल रिवर्स हो जाएगा। कोई ऐसी शक नहीं कि स्टेट बैंक नाकाम हो जाए तो कोई उसे पूछने वाला तो हो। एक और बिल पास हुआ कौमी असम्बली में, इसमें कोई बहस न हुई, ना कोई तरामीम सुनी गई, ना कोई बहस हो सकी। इसके बहुत गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई और वो स्टेट बैंक जो ऑटोनमस तो 1956 के एक्ट के मुताबिक है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। यानी हुकूमत जो चाहे अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोजगार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को खत्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक की अब ताबे होंगी। मुल्क का अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लिमान की सुनेगा और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। वो शराइत जो पहले मालियाती इदारे जिस तरह IMF है वो पाकिस्तान पर लगाते थे, आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक लगाना शुरू कर देगा। असासों की तफसीलात जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 150 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 3 सेनेटर्स कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें? उस्मान खान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि असासों की तफसीलात जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने लिया है एक्शन। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा न करवाने पर 150 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। रुकनीत मुअत्तल होने वालों में वफाकी वज़रा शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा, हमाद अजहर और फारूक हबीब भी शामिल है। जबकि तफसीलात के मुताबिक मुअत्तल अरकान में कौमी असम्बली के 36, सेनेट के 3, पंजाब असम्बली के 69, सिंध असम्बली के 14, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 21, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल है। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा के साथ साथ अहम तरीन अरकान जिनमें सेनेटर मुसद्दिक मलिक, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन,
राजा रियाज, सदाकत अली बासी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर की रुकनीत मुअत्तल की है। रुकनीत पे मुअत्तल अरकान जब तक शिरकत नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपने असाथे जमा ना करवाए, और ना ही ये मुअत्तल अरकान अब किसी भी किस्म की कानून साजी में हिस्सा ले सकेंगे। जी, असासों की तफसीलात जमा कराने तक ये तमाम अरकान कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और ना ही इजलास में शरीक हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में कोरोना की लहर तेज हो गई। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 8.71% हो गई। मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 30.83% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में 2356 नए केस, जबकि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 470 हो गई। लाहौर में भी ओमिक्रॉन केसेस बढ़ गए। मजीद 37 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 473 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में भी कोरोना के वार तेज हो गए हैं। शहर के मुतादिद तालीमी इदारों के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 5 स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है, जिनमें मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स F62, G612, मॉडल स्कूल चकरियाल और G104 शामिल हैं। इसके अलावा मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F74 को भी कोरोना केसेस सामने आने पर बंद करने की सिफारिश की गई है। दूसरी तरफ कौमी इदारा सेहत के मुलाजमीन में भी ओमिक्रॉन फैलने लगा। डॉक्टर्स, तिबी अमले और दीगर मुलाजमीन ने घरों में करंतना कर लिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर-सदारत NCOC के इजलास में तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है, जबकि स्कूल बंद करने का फैसला केसेस की शरह देखकर होगा, जिसके लिए NCOC का इजलास कल सुबह तलब किया गया है। सूबों की मुशावरत के बाद 48 घंटे में नई पाबंदियों का ऐलान होगा। आज के इजलास में ट्रांसपोर्ट में खाना फ्राहम करने पर पाबंदी के साथ साथ सिविल एविएशन को भी मास्क के हवाले से हिदायत जारी की गई है। स्कूलों को बंद करने की तरफ सबसे आखिर में आना चाहिए। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं, स्कूल मुकम्मल बंद नहीं कर सकते। पंजाब में तलबा की स्कूलों में हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी करार दे दी, क्योंकि स्कूल्स में तो हम मास्क भी मैंडेटरी है, मास्क के बगैर बच्चों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है। जो ऑप्शन दी गई है वो ये है कि 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लास में उसी तरह चलें जिस तरह इस वक्त चल रही हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे उनकी स्टैगर्ड क्लासेस 50% वाली पे, जी 50% एक दिन 50% दूसरे पे। तो ये फैसला इंशाल्लाह ताला आप देखना अगले 24 घंटे के अंदर आएगा। पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यरियान क्रिस्टोफर ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिस बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि आर्मी चीफ ने कहा कि उम्मीद है कि काज़ाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जल्द बहाल हो जाएगी। इस मौके पर काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को सराहा। पंजाब के तरक्याती बजट पर पहले 6 माह में अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करने में लाहौर आखिरी नंबर पर रहा। लाहौर में सिर्फ 16% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल किए जा सके। फंड्स इस्तेमाल में ज़िला नारोवाल 52% शरह के साथ पहले नंबर पर रहा। वज़ीर ख़जाना का ज़िला रहीम यार खान 45% शरह के साथ दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सरगोदा 44% फ़ंड इस्तेमाल करने की शरह के साथ तीसरे नंबर पर है। कसूर 43%, विहाड़ी और चकवाल की कारकर्दगी 42% रही। जहलम में पहले 6 माह के दौरान फ़ंड इस्तेमाल करने की शरह 39%, जबकि अटक में 29% और रावलपिंडी में 24% रही। CFO जावेद मुर्तज़ा समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तमाम अफराद ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। आपको बताएं कि CFO जावेद मुर्तज़ा समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताएगा इन 10 मुलाजमीन में कौन कौन शामिल है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CFO समेत 10 अफराद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिनको कोरोना वायरस हो गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक इनमें 5 लोग ग्राउंड स्टाफ है जो कि इस वक्त ग्राउंड की प्रिपरेशन में मसरूफ है। उनके साथ साथ 5 दीगर मुलाजमीन है जिन्हें ये कोरोना वायरस हुआ है। तमाम के तमाम अरकान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब आने वाले दोबारा से इनके जब टेस्ट किए जाएंगे तो उसके बाद इनकी ड्यूटी पर आने का फैसला किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज के 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इमिग्रेशन के दौरान दोनों मुसाफिरों के नाम जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त में पाए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई की। इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज के 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। देखेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से और जो मुसाफिर थे उनको गिरफ्तार किया है FIA की जानिब से। और ये बताया ये जा रहा है कि ये इनके पास जो उस्मान से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई की है। उधर कराची में गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। पार्किंग माफिया शहरियों से ज्यादा फीस वसूल करने लगा। पैसे ना देने की सूरत में शहरियों से बदतमीजी भी की जाती है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जुनेद, बताएगा। बिल्कुल, गैर कानूनी पार्किंग शहर में शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि 10 रुपये फीस है मगर 20 रुपये उस पर ली जा रही है। उसके साथ साथ उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है। इस माफिया के खिलाफ जो फौरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। इस वक्त हम जो है वो सदर में मौजूद है, मेरे साथ शहरी मौजूद है। इस सवाल से मजीद जानेंगे। ये बताइएगा, पार्किंग जो आपसे फीस ली जाती है वो कितनी ली जाती है और किन बदतमीजी का सामना करना पड़ता है? सर, ये 20 रुपये फीस ली जा रही है। अगर इंसान के पास ना हो, अस्पताल में भी पार्किंग है अलाउ, इस वजह से सिविल अस्पताल के पास भी इनका पार्किंग माफिया चल रहा है। अगर अस्पताल में आदमी जाए, किसी के पास 20 रुपये ना हो, वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पे उसके पास बैग नहीं है, उसके साथ तो बदतमीजी की जाएगी। अगर वो वैसे खड़ी कर जाएगा, ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। 200 रुपये फाइन कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। महंगाई ने वैसे आदमी को परेशान किया हुआ है, जो जाहिर सी बात है, हर आदमी परेशान है। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनका कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, बहुत अच्छा इकदाम किया। इनके खिलाफ जो है अमली इकदाम और कार्रवाई जो है होनी चाहिए। पार्किंग के नाम 10 रुपये लिए जाते हैं मगर 20 रुपये जो है पार्किंग कर दी गई है, ज़बरदस्ती वसूल की जाती है। और इसके साथ साथ अगर ना दो तो इनके साथ बदतमीजी भी की जाती है, फैमिली भी साथ होती है, तो काफ़ी इनको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी इनके साथ जो है ताउन नहीं करती है। तो शहरी का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस लिया है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना चाहिए और यह गैर कानूनी पार्किंग जो माफिया है इसके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। ठीक है जुनेद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत मुतल्लिका हुकाम पर बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि पार्किंग फीस वसूली के लिए गुंडे रखे हुए हैं। किसी के पास 20 रुपये ना हो तो शहरी की बेइज्जती भी की जाती है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताएगा। जी, शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से ये फ़ीस वसूल की जाती है। जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने यह हुक्म दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, फौरी तौर पर जो मुतल्लिका हुक्काम हैं गैर कानूनी फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि जो मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं वो शॉपिंग के लिए या शहर में निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेकर तो उनसे 20 रुपये फ़ीस वसूल की जाती है और अगर किसी के पास 20 रुपये ना हो तो मुअज़्ज़िज़ शहरियों की बेइज्जती की जाती है और अब तक इनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। अदालत ने यह भी पूछा जो मुतल्लिका हुक्काम कमरे अदालत में मौजूद थे कि बताया जाए कि कोई नोटिफिकेशन इस तरह का मौजूद है कि कौन कौन से शहर के हिस्से हैं जहाँ से ये फ़ीस वसूल की जा सकती है। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि फ़िलहाल इस किस्म का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया। 31 जनवरी के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उन्हें हुक्म दिया गया है कि शहर भर में जो गैर कानूनी पार्किंग करने वाली जो माफिया है उनके खिलाफ अमली तौर पर इक़दाम। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। कराची के वहीद बलोच ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 11वां बैंक अल हबीब रशीद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया।
दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। देखते हैं जावेद इकबाल की। कराची गोल्फ क्लब पर होने वाले 4 रोज़ा मुकाबलों का इख्तिताम दिलचस्प और सनसनीखेज अंदाज में हुआ। वहीद बलोच ने 13 अंडर पार से चौथा राउंड शुरू किया, लेकिन 18 होल्स के बाद दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल से उनका 2 बार टाई हुआ। वहीद बलोच ने 20वें होल्स पर फातेह समेट कर टाइटल अपने नाम किया। वहीद बलोच की जीत पर साथी खिलाड़ियों ने उनको शाबाश दी और कांधे पर उठा लिया। वहीद बलोच ने जीत को मेहनत का समर करार दिया। आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली में ख़राब थोड़ा खेला, तो उसके बाद ये प्लेऑफ का नौबत आ गया था, तो प्लेऑफ में गए तो पहला होल बराबर हुआ, सेकंड टाइम तो फिर मैं जीत गया। मैंने अच्छी शॉट मारी है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान का कहना था कि रवां साल पाकिस्तान नेवी एशियन टूर गल्फ चैंपियन की मेज़बानी की कोशिश करेगा। हमने ये डिसाइड किया है कि कोशिश करेंगे कि इस साल इंशाल्लाह जो CNS ओपन है उसके साथ कोशिश करेंगे कि एशियन टूर को दोबारा पाकिस्तान में लेकर आएंगे। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी और बैंक अल हबीब के चेयरमैन अब्बास डी हबीब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातेह खिलाड़ी को 7 लाख रुपए इनामी रकम और ट्रॉफी दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादतगाह में 4 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाने वाले बरतानवी शहरी मलिक फैसल अकरम को हलाक किए जाने के बाद साउथ मैनचेस्टर में 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद बता रहे हैं मैनचेस्टर से हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी। जी वसीम। बिल्कुल, अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदियों की इबादतगाह पर हलाक होने वाले बरतानवी शहरी के हवाले से जो इतला सामने आई है वो ये है कि साउथ मैनचेस्टर के इलाके से भी इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट ने 2 कम उम्र नौजवानों को इसी हवाले से गिरफ़्तार किया है। उनसे पुलिस की वो हिरासत में है, उनसे तफ्तीश की जा रही है और अमेरिकन FBI एजेंसी जो है उनकी टीमें भी ब्लैकबर्न में पहुंच रही हैं, चूँकि उसका ताल्लुक जो है मलिक फैसल अकरम का वो ब्लैकबर्न से बताया गया है और उसकी फैमिली जो बैकग्राउंड ओरिजिनल है वो जहलम से है। तो यकीनन जो बरतानवी एजेंसीज़ और अमरीकी तहकीकाती अदारे वसी पैमाने पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं कि इसके मुहरकात क्या थे, लेकिन दूसरी जानिब उसकी फैमिली के जो हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं। उनकी फैमिली, उनके भाई ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें यह कहा जा रहा है कि मलिक फैसल अकरम जिसको हलाक किया गया, जिसने यहूदियों की इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाया था, उस हवाले से एक तो इसकी फैमिली ने, मलिक फैसल अकरम के भाई ने जो है इस पर वजाहत बयान की है और मज़म्मत की है और वाक़े से और मलिक फैसल के इस इक़दाम से लातल्लुकी का ऐलान भी किया है। लेकिन दूसरी जानिब यह सवाल भी उठाया गया है कि जो मलिक फैसल अकरम था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचा। 2 हफ्ते पहले वो वहाँ गया। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त